नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है गोदान के प्रतिनिधि स्त्री पात्र। इस तरह से सवाल पूछा जाता है पीसीएस में या यूपीएससी में सीधे सीधे उठाकर कि आप किसे गोदान के प्रमुख स्त्री पात्र मानते हैं या गोदान की सर्वाधिक सशक्त स्त्री पात्र कौन है। तो इसी प्रश्न का हम लोग आज यहाँ पर जवाब देखेंगे। जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो पाते हैं कि प्रश्न का जो अप्रोच है वह तुलनात्मक अप्रोच है। तो प्रश्न को हम लोग डील कैसे करेंगे? प्रश्न को हम लोग डील करेंगे कि दो पात्र जो आपकी नज़रों में गोदान के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र हैं उनको लेंगे, एक की विशेषताएं बतलाएंगे, दूसरे की विशेषताएं बतलाएंगे तुलनात्मक अप्रोच रखते हुए, और अंत में आप अपना निष्कर्ष, संतुलित निष्कर्ष देंगे कि आपकी दृष्टि से यह जो है गोदान की सर्वाधिक सशक्त स्त्री पात्र है। तो आइए शुरू करते हैं। गोदान की जब स्त्री पात्रों पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो मेरी नज़र में जो है दो स्त्री पात्र ऐसे उभर कर आते हैं जो गोदान की सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र के दावेदार के रूप में हमारे सामने आती हैं। एक है धनिया, होरी की पत्नी, और दूसरी है मालती। तो हम लोग एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे। धनिया क्या है? धनिया आम भारतीय नागरिक की जो भारतीय स्त्री है, औसत भारतीय स्त्री के ही समान एक पात्र है गोदान में। वह एक किसान होरी की पत्नी है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं होरी एवं मालती के परिप्रेक्ष्य में देखने पर ही खुलकर हमारे सामने आती हैं। होरी के संदर्भ में जब हम लोग धनिया को देखते हैं या मालती के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो उसके चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने खुलकर आती हैं। पहले हम लोग होरी के संदर्भ में देखेंगे। होरी जहां हमारे सामने जो है एक दब्बू धर्मभीरू किसान के रूप में सामने आता है, वहीं धनिया जो है वो इसके अपने पति के ठीक विपरीत है। हम लोग देखते हैं कि होरी की क्या सोच है। होरी यह कहता है कि जिस पैर तले गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। होरी हम लोग देखते हैं कि वो बार बार मिलने के लिए जाता है राय साहब से। इस पर धनिया कहती है कि बार बार मिलने जुलने की क्या ज़रूरत है, जिसके जवाब में होरी का कहना है कि यह मिलते जुलते ही रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची है। जिस पैर तले गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। जहाँ होरी की सोच ऐसी है, वहीं इसके ठीक विपरीत धनिया यह सोचती है कि हमने जमींदार की खेत ही तो जोते हैं, वह अपना लगान लेगा। यानी उसका मानना है कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो हम उसका लगान भी देते हैं, वह उसने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तो होरी के ठीक विपरीत वह दब्बू नहीं है। होरी जो है इसके अलावा हम देखते हैं कि धर्मभीरू भी है और साथ ही साथ समाज की असलियत से वह पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है। होरी के लिए जहां आज भी पंच परमेश्वर के समान हैं, वहीं जो है धनिया पंचों की असलियत से अब वाकिफ़ हो चुकी है। पंचों की असलियत से वाकिफ़ हो चुकी है, वह बिरादरी की असलियत से भी वाकिफ़ हो चुकी है। इसलिए जब होरी के ऊपर जब जुर्माना लगाया जाता है, जब दंड लगाया जाता है 100 रुपये, और इसके लिए जब वो अपने घर बेच देता है, तब धनिया वहाँ पर भी न सिर्फ पंचों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, लड़ती है। वह बोलती है यह तुम्हारा न्याय नहीं है, गरीब का गला दबाकर, गरीब को सताकर आगे नहीं बढ़ोगे। तो पंचों के खिलाफ भी खड़ी होती है। वह पंचों की असलियत को अब समझ चुकी है। वह यह जानती है कि पंच में अब परमेश्वर का कोई वास नहीं होता है। तो पहला, होरी के विपरीत यह धर्मभीरू नहीं है, दब्बू नहीं है, और समाज की असलियत से होरी के विपरीत जो है वो उसकी अच्छे से परिचय है, उसका अच्छे से वो जानती है। तो यह धनिया के चरित्र का एक आयाम हुआ होरी की तुलना में। अब मालती के संदर्भ में हम उसके चरित्र को देखते हैं कि धनिया का चरित्र कैसा था। तो मालती के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो पूरे उपन्यास में मालती से उसकी टकराहट सिर्फ एक बार होती है, और सिर्फ एक बार की उस टकराहट में जो है यहाँ धनिया जो है मालती के ऊपर जो है कहीं ना कहीं वह बौद्धिक विजय हासिल करती दिखती है। हम लोग देखते हैं उपन्यास में कि मालती जो है मेहता के प्रभाव से सेवा का व्रत ले लेती है, और इसी कड़ी में एक गाँव में, उसी गाँव में जाती है जहाँ होरी धनिया रह रहे होते हैं। वहाँ बच्चों को देख कर वह बोलती है कि इनके खाने के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करो, यह करो वह करो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसी के जवाब में जो है धनिया बताती है कि इनके पास जो है सामान्य खाना खाने की तो व्यवस्था है नहीं, पौष्टिक भोजन, और ये जो नंग धड़ंग घूम रहे हैं आप बोल रहे हैं इनके लिए कपड़े लाओ, यह भला हमारे लिए संभव कैसे है। तो यहाँ मालती से उसकी एक ही बार टकराहट होती है, और अपने जो है कि
धरातलीय विवेक से, धरातल जन परिस्थिति जन्य विवेक से वह मालती के ऊपर क्या है, विजय प्राप्त करती दिखलाई देती है। तो धनिया का चरित्र का एक विशेषता यह है कि उसके चरित्र का आयाम होरी और मालती के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने खुलकर आते हैं। दूसरा है कि समाजवादी चेतना से युक्त है। धनिया समाजवादी चेतना से युक्त है, यद्यपि कि वह कहीं स्कूल नहीं गई है, महाविद्यालय नहीं गई है, विद्यालय नहीं गई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यद्यपि कि वह समाजवादी चेतना से युक्त है, लेकिन उसकी यह समाजवादी चेतना जो है सोशलिस्ट रियलिस्ट जैसी पुस्तकों को, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान उसके पास नहीं है, वह व्यवहारजन्य ज्ञान है। सोशलिस्ट रियलिस्ट जैसी पुस्तकों को पढ़कर उसको सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। समाजवादी चेतना से युक्त होने के साथ ही साथ जो है वह नारी अस्मिता या स्व अस्मिता बोध से भी वह धनिया हमें युक्त नजर आती है। और यह जो स्त्री अस्मिता का बोध भी उसको जो है क्या है, किसी पुस्तक को पढ़ने से, द सेकेंड सेक्स को पढ़ने से या कि द डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स इत्यादि को पढ़ने के उपरांत वो उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि क्या है कि वह उसकी अनुभूति जन्य ज्ञान है। समाजवादी चेतना से युक्त है जो कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। तो यह उसका जो है उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है। धनिया में हम यह भी देखते हैं कि मातृत्व एवं नारीत्व का जो है सुंदर समन्वय हमें नज़र आता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्त्री अस्मिता के बोध से युक्त है। और यह हमें कहाँ नज़र आता है? यह नज़र आता है कि होरी से उसका झगड़ा हो जाता है। होरी सभी के सामने, पंचों के सामने, गांव वालों के सामने उसकी पिटाई कर देता है। और इस क्रम में जो है उसका स्त्री अस्मिता बोध जो है, उसका अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, वह आहत होता है। और वह कई दिनों तक होरी से जो बोलचाल बंद रखती है। गांव में आप देखते होंगे, जिसको कि अगर छोटे, हालांकि मुंह फुला लेना शब्द यहाँ उचित नहीं होगा अगर देहाती भाषा में या थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में कहें, लेकिन जो है होरी जब उसको पीट देता है सबके सामने, तो क्या करती है वो कि वह अबोला कर लेती है होरी से। धनिया होरी से अबोला कर लेती है, यानी उससे बातचीत बंद कर देती है। लेकिन यही होरी जब फसली बुखार से ग्रसित हो जाता है, यानी जब उसको बहुत तेज बुखार पकड़ लेता है और होरी जब खटिया पकड़ लेता है, बिस्तर पकड़ लेता है, तो धनिया के भीतर का जो है मातृत्व भाव जाग उठता है। और वह जो है अपना न सिर्फ अबोला तोड़ती है, बल्कि होरी की इतनी अधिक सेवा करती है, जी तोड़ सेवा करती है कि होरी बहुत जल्द ही, शीघ्र ही ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद क्या होता है, होरी अपने कृत्य पर शर्मिंदा होता है, लज्जित होता है और वह धनिया से माफ़ी मांगता है। तो हम देखते हैं कि धनिया में मातृत्व और स्त्रीत्व का जो है सुंदर समन्वय, इन दोनों चरित्रों का, दोनों जो है कैरेक्टर्स का सुंदर समन्वय नज़र आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धनिया के चरित्र का क्या है, बौद्धिक पक्ष भी है। और यह पूरे उपन्यास में हमको समय समय पर नज़र आता है। हमने पहले भी कहा कि वह जो कुछ भी सीखती है, देखती है, जो कुछ भी उससे ज्ञान है वह अनुभवजन्य ज्ञान है। उसका बौद्धिक पक्ष हमको कहाँ नज़र आता है? उसका बौद्धिक पक्ष नज़र आता है स्वतंत्रता संग्राम में जो चल रहा था उस समय। तो उस समय के जो नेताओं की भागीदारी थी, तो उन नेताओं के दो मुँहेपन को, सभी नेता नहीं लेकिन उसमें कई ऐसे नेता थे जिनका दोहरा व्यक्तित्व था, और उन नेताओं के दोहरे व्यक्तित्व को यह अनपढ़ स्त्री भली भांति जानती है। वह क्या कहती है कि ये लोग ही गरीबों को लूटते हैं और ऊपर से यही सुराज चाहते हैं। यानी कि ये जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुराज लाने की बात कर रहे हैं, ये ही हमारे को लूटते हैं और क्या है, और यही आगे कहते हैं कि हमको सुराज चाहिए। तो इससे उसका बौद्धिक पक्ष भी हमारे सामने आता है। पंचायत, बिरादरी और दरोगा के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि उसका बौद्धिक पक्ष हमारे सामने आता है। पंचायत के मामले में मैंने कहा कि वह पंचायत की असलियत को जान चुकी है, वह जान गई है कि पंच परमेश्वर नहीं होता है। बिरादरी के संदर्भ में वह क्या कहती है, वह बिरादरी की असलियत को भी जान चुकी है। जब उसका पुत्र गोबर ब्याह करके ले आता है और जब उससे स्त्री ब्याह करके नहीं, जब बिना शादी के ही वह पिता बन जाता है, और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो गांव के सभी लोग जो हैं ये होरी परिवार का क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। तो जब उसे पोते की प्राप्ति होती है तो धनिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है, जानबूझकर सोहराई गाती है, गीत गाती है गाँव वाले को सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह बिरादरी की असलियत को जान गई है। वह जान गई है कि बुरे वक्त में बिरादरी अब हमारा साथ नहीं देने वाला है।
इसलिए वह कहती भी है अपने पति को कि बिरादरी में रहने से मुकुट नहीं मिल जाएगी। जब होरी कहता है कि सब कुछ हमारा यह बिरादरी ही पार लगाएगा, ठीक है, तो उसके प्रत्युत्तर में वह कहती है कि बिरादरी में रहने से मुकुट नहीं मिलेगी, कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, यह बिरादरी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है, यह समाज हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका बौद्धिक पक्ष भी है, और यह बौद्धिक पक्ष जो है उसे एक सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि प्रदान करता है, जिसकी सहायता से वह समाज की असलियत, उस दौरान चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में कई जो स्वतंत्रता सेनानी, जो छद्म स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी असलियत को देखने में मदद करता है, बिरादरी की असलियत को उसके सामने रखती है। दरोगा जो है, दरोगा वाली घटना होती है। दरोगा आता है और क्या कहता है कि मैं इसके होरी के भाई का जो है हीरा के घर की तलाशी लूँगा। तो देखता है कि आसपास में सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन दरोगा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको घूस चाहिए। तो देखता है कि पैसा के लिए कोई तैयार हो नहीं रहा है, तो एक बार फिर से कड़क कर कहता है मैं इसके घर की तलाशी लूँगा। तो पंचायत के लोग बोलते हैं, होरी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है हुजूर घर की तलाशी न ली जाए, और इसके बदले में वह 50 या 100 रुपये, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, दरोगा को घूस के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर क्या होता है, धनिया उसके सामने तन कर खड़ी हो जाती है और दरोगा के मुंह पर लगभग थूकते हुए कहती है, क्या कहती है कि दरोगा घर की तलाशी ही तो लेगा, ले लेने दो, है ही क्या ऐसा इस घर में। यानी कि दरोगा से न सिर्फ वह दरोगा, वैसी लाल पगड़ी, उस ज़माने में जब लाल पगड़ी वालों को देखकर आम लोगों में भगदड़ मच जाया करती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सांड उनके बीच आ गया है। उस ज़माने में इस लाल पगड़ी वाले के सामने न सिर्फ खड़ी होती है, बल्कि उसे डांटती है, फटकारती है, दुत्कारती है, साथ ही साथ होरी के हाथ से पैसे छीनकर अपने हाथों में रख लेती है कि तलाशी ले लेने दो, मैं कोई घूस नहीं देने वाली हूँ। तो यह घटना होती है। यद्यपि कि अंत में जो है होरी उसे दरोगा को घूस दे ही देता है और दरोगा घूस लेकर चला जाता है। लेकिन इस घटना के बाद भी क्या है, इस घटना के बाद धनिया का हम उस उपन्यास में देखते हैं कि उसकी चर्चा दुर्गा एवं चंडी के रूप में की जाने लगती है। लोग कहते हैं साक्षात दुर्गा का रूप प्रकट हो गया था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बौद्धिक पक्ष जो है दरोगा के संदर्भ में भी हमारे सामने आता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह उसका जो नीडर स्वरूप है, वह धनिया का स्वरूप जो है या धनिया का जो चरित्र है वह कैसा है, तो वह नीडर व्यक्तित्व की स्वामिनी है। और इन सब की समग्र परिणति क्या होती है कि जो धनिया है, उस पूरे उपन्यास में हम देखते हैं कि होरी को लोग दबाते हैं, लूटते हैं और उसके साथ अत्याचार, तमाम किस्म के अत्याचार करते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य किसानों के साथ भी अत्याचार होते हैं। यह देखकर जो पाठक है उसका खून खौलता रहता है कि यह इतना दब्बू क्यों है, यह इतना धर्मभीरू क्यों है। तो उन परिस्थितियों में क्या है, धनिया का जो व्यक्तित्व है पाठक को एक विशेष सुकून प्रदान करता है। धनिया का व्यक्तित्व को वो जब देखता है, पढ़ता है, तो धनिया का व्यक्तित्व क्या है, उसको एक विशेष सुकून प्रदान करता है, क्योंकि वह निर्भीक है, साहसी है और धर्मभीरू नहीं है, प्रत्युत्तर देना जानती है। आगे जैसा कि मैंने कहा, वह दब्बू या धर्मभीरू नहीं है, निर्भीक एवं दृढ़ है। उसके चरित्र की जो 7वीं विशेषता है वह है कि धनिया एक जीवंत चरित्र है। आमतौर पर कैरेक्टर के विषय में 2 बातें कही जाती है, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर वह होता है जिसमें कि शुरू से लेकर अंत तक उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा चरित्र जिसके व्यक्तित्व में उपन्यास या किसी रचना में शुरू से लेकर अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसी वह शुरू है वैसा ही अंत में रहता है। राउंड कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में उसका व्यक्तित्व कुछ होता है और अंत में जाकर उसके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन नज़र आता है। तो धनिया जो है ऐसे ही चरित्र है और वो क्या है, जीवंत चरित्र है। न तो वह प्रेमचंद्र के आदर्शों की वाहिका है। आमतौर पर होता क्या है कि कोई रचनाकार किसी पात्र विशेष की रचना अपने आदर्शों की अभिव्यक्ति मात्र के लिए करता है, उसको अपने आदर्शों की अभिव्यक्ति करनी होती है। जैसे कि शेखर एक जीवनी में हम बाबा मदन सिंह का चरित्र देखते हैं, कहीं ना कहीं वह शेखर एक जीवनी में अज्ञेय के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो कई बार उपन्यासकार पात्रों की रचना अपने फिलॉसफी, अपने दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए करता है और ऐसे में वो पात्र क्या है, अपनी जीवंतता खो देता है। यह स्थिति धनिया के साथ नहीं है, वह एक जीवंत चरित्र है। उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यह हमारे बीच की कोई चरित्र है, आपको अपना सा लगेगा कि अरे ऐसा चरित्र हम पहले भी देखे हैं, तो यह जीवंत चरित्र है। तो यह धनिया के चरित्र की कुछ विशेषताएँ हैं। अब हम लोग आते हैं इस उपन्यास की दूसरी सशक्त दावेदार, जो कि प्रतिनिधि स्त्री चरित्र होने की दावा रखती है, वह है मालती।
मालती के चरित्र की जो पहली विशेषता है वह क्या है, यह एक विकसनशील चरित्र है। विकसनशील चरित्र, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनके कैरेक्टर में क्या है कि उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है। शुरू में वह कुछ होते हैं और अंत में कुछ होते हैं। मालती के संदर्भ में यही है। मालती का प्रथम परिचय हम देखते हैं उपन्यास में क्या दिया गया है कि मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, बहला गुड़ खाकर ही कौन जीवित हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका परिचय दिया गया है। और जो वाक्य कहे गए हैं, जो एग्जैक्ट डायलॉग बोले गए हैं, उसका भाव यह है कि वह जो है कहीं ना कहीं खिलंदड़ स्वभाव की है और वो अपनी हंसी इत्यादि को भी बेचना जानती है। तो मालती का पहला चरित्र यह है कि वह खिलंदड़ स्वभाव के हमारे सामने नज़र भी आती है उपन्यास के प्रारंभ में, जबकि वो पुरुषों के सम्मुख रहती है, हंसी ठट्ठा करती है, उनका मजाक उड़ाती है और यह सब उनसे गिफ्ट स्वीकार करती है। न सिर्फ उनसे गिफ्ट स्वीकार करती है बल्कि साथ ही साथ यह ताने भी मार देती है कि तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार करके मैंने तुम पर एहसान किया। तो कुछ इस तरह का चरित्र जो है मालती का आरंभ में है। वही मालती अंत में जाकर क्या हो जाती है, त्याग तपस्या सेवा की देवी के रूप में परिणत हो जाती है। मेहता के संसर्ग में आने के बाद हम देखते हैं कि उसके चरित्र में काफ़ी गंभीर परिवर्तन हो जाता है। वह जो मेकअप वगैरह तमाम जो टीम टाउन में रहती थी वो सब खत्म कर देती है और क्या करती है, गांव में घूम घूम कर क्या करती है, गांव में घूम घूम कर लोगों की सेवा करती है। और इसी घूम घूम के क्रम में वो होरी के भी गांव में जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसके चरित्र में जो है क्या होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है। तो मालती एक विकसनशील चरित्र है, सबसे पहली बात तो यह। और मालती के चरित्र की और विशेषताएं क्या हैं, तो मालती जो है प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों की वाहक है। प्रेमचंद के प्रगतिशील जो विचार हैं शादी के संदर्भ में, सेक्स के संदर्भ में, तो वह उनकी वाहिका बनकर हमारे सामने मालती आती है। मालती के ही माध्यम से प्रेमचंद यह स्थापना हमारे सामने रखते हैं कि विवाह के बजाय सहजीवन ज़्यादा सही है। सहजीवन को वो ज़्यादा सही मानती है। कौन? मालती। इसकी अभिव्यक्ति प्रेमचंद की इस विचार की अभिव्यक्ति की वाहिका बनती है। तो विवाह के बजाय वो सहजीवन को महत्व देती है। स्त्री पुरुष के संबंधों, स्त्री पुरुष का संबंध का जो है उसके जनतांत्रिक ढांचे की बात मालती करती है। मालती जो है वो मानती है कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, वह जनतांत्रिक होना चाहिए, वो बराबरी के आधार पर होना चाहिए। तो स्त्री पुरुष संबंधों की जनतांत्रिक ढांचा, इसके ऊपर वो मानती है। साथ ही साथ यौन नैतिकता के नए मानदंड की प्रस्तावक है ये। और यौन नैतिकता को लेकर यह इसके जो कुछ नए विचार हैं इसकी यह प्रस्ताविका है मालती। मालती की चरित्र की विशेषता है कि वह प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों की वाहिका है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मालती जो है वो क्या है, पश्चिम के ये सारे विचार क्या हैं, विवाह के बजाय सहजीवन, स्त्री पुरुष का जनतांत्रिक ढांचा, जनतांत्रिक ढांचा तो भारत की भी विशेषता है, लेकिन यौन नैतिकता के नए मानदंड ये पश्चिम के विचार हैं। तो पश्चिम के विचार जो हैं उनकी पश्चिम की सोच की अच्छाइयों को मालती के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखलाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ मेहता के संसर्ग में आने के बाद जो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, वो त्याग और तपस्या और सेवा की देवी बन जाती है। तो ऐसा करके प्रेमचंद ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को दिखलाया है और अन्यांतर से जो है प्रकारांतर से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो सोच है उसकी विजय जो है पश्चिम की संस्कृति पर दिखलाई है। तो मालती के इन नटसेल हम कहेंगे कि मालती के चरित्र की जो दूसरी विशेषता क्या है कि यह प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों की वाहिका है। और इसी क्रम में जो है उसकी अपनी जो है चरित्र की कुछ विशेषताएं उभर कर आती हैं कि वह क्या है, स्त्री पुरुष संबंध के जनतांत्रिक ढांचे में विश्वास करती है। और वह क्या है, स्त्री अस्मिता बोध से युक्त है। स्त्री की स्वअस्मिता बोध भी मालती में हमें कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता है। मेहता से वो प्रेम करने लगती है, मेहता के प्रति उसका लगाव हो जाता है। मेहता इससे कन्नी काटते रहते हैं, यह मेहता के पीछे आगे पीछे करती रहती है। उपन्यास में हम ऐसा देखते हैं कि मेहता के आगे पीछे करती है। तो मेहता और मालती जब एक बार कहीं जाते हैं तो मालती मेहता से प्रेम की परिभाषा पूछती है कि तुम्हारे लिए प्रेम क्या है। तो मेहता कहते हैं, मेरे लिए प्रेम एक खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ने देना चाहता। मेरे लिए प्रेम एक खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ने देना चाहता। मेहता के इस विचार को सुनकर जो है मालती चौंक उठती है और वो क्या कहती है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। और उसके बाद मेन यह है कि मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। प्रेम मेरे लिए संदेह की वस्तु नहीं है, वह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। यानी प्रेम क्या है,
केवल फिजिकल रिलेशन नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। तो इन सब वाक्यों से जो है क्या नजर आता है कि स्त्री अस्मिता बोध से भी हमें मालती क्या करती है कि युक्त नजर आती है। तो यह मालती के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वह निर्भीक सह विनोदी। मालती कैसी है? मालती का जो चरित्र है वह निर्भीक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि वह पुरुषों के बीच में 1936 के दौर की एक ऐसी लेडी कैरेक्टर का चित्रण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1936 का दौर, जबकि घूंघट पर्दा प्रथा आम थी। वह पुरुषों के बीच में न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, बल्कि उनके साथ हंसी ठट्ठा करती है, उस हंसी ठट्ठा की कीमत भी वसूलती है। तो वह निर्भीक है, साथ ही साथ वह विनोदी भी है। विनोदी का स्वरूप उसका दर्शन कहाँ होता है? उसके विनोदी स्वरूप के दर्शन हमें कहाँ होते हैं? उसी में हम देखते हैं कि एक पत्रकार है, उस उपन्यास गोदान में एक पत्रकार महोदय हैं जो लंबी लंबी छोड़ते हैं और जो है काफ़ी दिखलाते हैं कि हम काफ़ी सात्विक रूप से रहते हैं। और इस प्रकार से ऐसा करके उनका जो पत्रिका निकालते हैं, चिंगारी महोदय पत्रिका जो निकालते हैं, उसके पीछे जो उनकी मुख्य उद्देश्य क्या है कि वह लोगों को, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ अपने पत्र में लिखते हैं और लोग उससे डर के उनको चंदा देते हैं या उस पत्रिका में एडवर्टीजमेंट इत्यादि प्रकाशित करते हैं। तो यह उस पत्रकार का स्वरूप था। तो वह पत्रकार जो है काफ़ी जो है भारतीयता अपने आप को दिखलाता था कि मैं भारतीय हूँ। उस पत्रकार को शर्त लगाकर, बाकी पुरुष सदस्यों के साथ शर्त लगाकर मालती क्या है, शराब का सेवन करवा देती है। उस पत्रकार को ये अपनी बातों की झांसे में लाकर जीवन में पहली बार उसको शराब का सेवन भी करवा देती है, सबके बीच में शराब का सेवन करवा देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि, और उसके बाद जो काफ़ी हंसी ठट्ठा होता है, तो हम देखते हैं कि मालती जो है विनोदी स्वभाव की है, विनोदी स्वभाव की भी है। तो यह मालती के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा धनिया का चरित्र देखा और मालती का चरित्र देखा, दोनों के चरित्र की विशेषताएं देखी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका निष्कर्ष क्या देंगे। मेरे हिसाब से इस उपन्यास की जो प्रतिनिधि स्त्री पात्र है वह धनिया है। धनिया इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पहले ही कहा कि धनिया जो है जीवंत चरित्र है, जबकि मालती विकसनशील चरित्र होने के बावजूद भी अंत तक आते आते वह प्रेमचंद के विचारों की वाहिका, प्रेमचंद के जो विचार हैं वो इसके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं। प्रेमचंद्र के विचारों को ढोने, प्रेमचंद्र के विचारों के अभिव्यक्ति करने का दबाव मालती नामक चरित्र पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह जो है एक कठपुतली मात्र बनकर रह जाती है। वह जीवंतता जो है खो देती है, अपने चरित्र की जीवंतता खो देती है और ऐसा लगता है कि आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे टाइप का उसका कैरेक्टर हो जाता है। वही मालती, यद्यपि कि व्यक्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन संभव है, और मालती में जो कि शुरू में वो काफ़ी खिलंदड़ स्वभाव की थी, काफ़ी भोग विलास में विश्वास करती थी, अंत में वो सेवा और त्याग का व्रत ले लेती है। और यह बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बात भी नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन अंत में उसका इतना ज़्यादा रिपीटेशन किया जाता है कि वह अपनी जीवंतता चरित्र की खो देती है और एक कठपुतली पात्र मात्र बनकर रह जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेरे अनुसार गोदान, कालजयी रचना गोदान, जिसकी रचना प्रेमचंद ने सन 1936 में की थी, उसका प्रकाशन हुआ था। कालजयी रचना गोदान की प्रमुख स्त्री पात्र धनिया है। तो यह रहा प्रेमचंद के धनिया बनाम मालती का। अब हम लोग प्रेमचंद की जो गोदान है उससे जुड़े हुए अन्य कई सवालों को देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में, जैसे कि किसान जीवन की त्रासदी, महाकाव्यात्मक उपन्यास, एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बतलाइए। इससे होता क्या है कि मुझे पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप कमेंट कीजिए, आप थोड़ी सामान्य भाषा में आप कठोर से कठोर बात लिख सकते हैं, इसकी सीमाओं को लिख सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं सुधार के लिए निश्चित रूप से प्रवृत्त रहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए जो भी कोई भी टॉपिक होगा, मैं सब पर अपना सर्वश्रेष्ठ वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं, बल्कि यह आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन YouTube पर हिंदी सामग्री जो भी उपलब्ध हैं उनमें किसी भी सामग्री से मेरी सामग्री जो है तथ्यों के हिसाब से
जो है कंटेंट के हिसाब से कहीं से कमज़ोर नहीं रहेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। और यह विश्वास इसलिए भी है कि आप लोग मुझे सुझाव देंगे, उसको मैं उनका अनुपालन करूंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अंत में यही कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।